अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आज तो बड़ी खबरें आई हुई हैं आपके पास। जी, और सारी बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले जो मतीउल्लाह सहाफ़ी हैं, वो नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप खुद भी सहाफ़ी हैं। पता नहीं, अब कल मोतीउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी और जो है उनके नाकदीन जो है वो और बातें कर रहे हैं, जो उनके हामी हैं वो और बातें कर रहे हैं। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं अभी तक समझ आई कि उनको अगर कोई ज़ाती कोई रंजिश नहीं है लोगों की तो क्यों उठाएगा कोई। बट लेट्स होप ही इज़ वेल एंड लेट्स विश हिम वेल एंड लेट्स होप कि वो जल्दी आ जाए अपने घर वालों आमीन, के पास। आमीन। सर, उसके बाद हिंदुस्तान और चीन के बारे में हमारे पास न्यूज़ है कि अमरीकी माहिरीन का कहना है कि अगला फ्लैश पॉइंट जो है वो कश्मीर हो सकता है, हिंदुस्तान और चीन ये के अमरीकी दरमियान। माहिरीन ने तो आज कहा है ना, हम 3 महीने से ये बात कर रहे हैं, बल्कि 5 महीने से ये बात कर रहे हैं। और ये इमरान खान ने तो तकरीबन कोई 8 महीने पहले ये बात की थी, जब कश्मीर में आए थे और उन्होंने अपने आइन के आर्टिकल्स में तब्दीलियाँ की थी इंडिया ने, कि कश्मीर जो है फ्लैश पॉइंट है बिटवीन न्यूक्लियर कंट्रीज़। और कश्मीर में आप देखें ना, 4 स्टेक होल्डर हैं, एक नहीं है। एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है, एक कश्मीरी अवाम है और चौथा चाइना है, और 3 उनमें से न्यूक्लियर पावर हैं। तो फ्लैश पॉइंट तो है ना। तो अमेरिका को सोचना चाहिए और कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत पे उनको उनको भी मूव करनी चाहिए, बोलना चाहिए। सिर्फ हर जगह तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए चुप नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। चीन ने गुज़िश्ता मीटिंग में भारत को साफ कहा है कि गलवान वैली जो है उस पर अपना क्लेम दिया है। तो अब भारत शोर मचा रहा है कि पहले तो 1962 तक उन्होंने क्लेम नहीं किया था और अब वो ये क्लेम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या होने जा रहा है अब? भारत को पता होना चाहिए कि चौधरियों के घर में ना मुजारे डिस्कस नहीं होते, मुजारों के घर में चौधरी डिस्कस होते हैं। भारत की हैसियत मुजारे से ज़्यादा नहीं है। और जो चाइना ने कह दिया कि ये लैंड हमारा है तो उनको वो देना पड़ेगा, वरना वो ले लेंगे। अभी उनको याद होना चाहिए किस तरह उन्होंने उठा उठा के उनके फौजियों को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया था, और उनको यानी वो दवाइयाँ तक नहीं दे सके, तो उस तरह बेचारे तड़प तड़प के मर गए। तो जो चाइना कह रहा है वही होगा। इंडिया रो ले, धो ले, जो मर्जी कर ले, सती चढ़ जाए, सती हो जाए मोदी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए गाय मूत्र पड़े पिए जाके, उससे शायद को अपना इनको को ताकत आए इनमें, जो जिसमें ये बिलीव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ख्वाजा बरदरान का जो नैब केस है वो ह्यूमन राइट का वो डिसग्रेस का वर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं, उनसे हमारे सियासी इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उनका भी हक़ है कि उनके साथ विक्टिमाइजेशन ना हो, और अगर कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम है तो वो जायज़ तरीके से सबूतों के साथ प्रूफ हो, रेफरेंस फाइल हो, और फिर उसके तहत सज़ा दी जाए। ये थोड़ी है कि आपको उठा के को अंदर बंद कर दे। अब वो प्रूफ कर नहीं सक रहा, लेकिन आप बंद हैं, आपके घर वाले तकलीफ़ में, आपके चाहने वाले तकलीफ़ में, आपके काम बंद, आप लोगों से पैसे मांग मांग के, क्योंकि अकाउंट्स फ्रोज़न, सब कुछ फ्रोज़न, आप उस तरह से चला रहे हो। ये कोई इज़्ज़तदार आदमी को डील करने का तरीका नहीं। और इल्ज़ाम लगा कर उठाना जो है ये गलत एक यहाँ पे रवायत है। आपको इल्ज़ाम पहले साबित करना चाहिए, फिर उठाना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने एक बहुत बड़ी कीमत पे की है, एंड सुप्रीम कोर्ट से मैं कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। सऊदी अरब ने जो है ऐलान कर दिया है कि 30 जुलाई को हज होगा और 31 को ईद होगी। और पाकिस्तान में जो है आज की तारीख दी गई है कि चाँद नज़र आएगा, और लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी कह रहे हैं कि 22 जुलाई को चाँद नज़र आएगा और ईद जो है 1 अगस्त को होगी। तो आपको क्या लगता है? 12 महीने में से ना 11 महीने इस मुल्क में कोई फड्डा नहीं होता चांद का, जी। और एक महीने में 2 दफ़ा हो जाता है। कमाल का वैसे मुल्क और कमाल की कौम है, और इनको सब्र नहीं आना। साइंटिफिक तरीक़ों से चांद देखा जा सकता है, उसको देख लेना चाहिए। अगले 100 साल का फ़ैसला करके बैठ जाए और उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और अगर मून साइटिंग को ही रखना है तो फिर क़यास सराइयाँ बंद कर दें, और जब साइट हो तो तभी बताएं। और फिर हर इलाके को इजाज़त होनी चाहिए कि लाहौर में नज़र नहीं आया तो लाहौर वाले ईद ना करें, कराची में आ गया तो वो कर लें, फिर ये बर्दाश्त करें। देखें, मून साइटिंग के अपने इश्यूज़ हैं, साइंटिफिक कैलेंडर्स के अपनी एडवांटेजेस हैं, और अब ये डिबेट्स ख़त्म होनी चाहिए। 21वीं सदी है, 21वीं सदी के 20 साल हो गए हैं और हम लोग अभी तक वो चांद के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, जबकि अब यूएई का मिशन जो है मरीख भी जा चुका है। बिल्कुल। और बाय द वे, मैंने ये मेंशन करना था कि दुख मुझे इस बात का है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, फॉरेन ऑफिस ने
या हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने यूएई को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। और जबकि आप इंडिया को देखें तो वो कितना ज़्यादा उनको मैसेजेस दे रहे हैं और उनको उठा रहे हैं, उनका मीडिया उनको उठा रहा है। हम लोगों ने पता नहीं कोई अड्डा लगाया हुआ है। यूएई में बड़ी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे वो हमसाया मुल्क है, हमारे बरादर मुल्क है, और एक अचीवमेंट है एक मुसलमान मुल्क की अगर वो ये करते हैं। इट कैन नॉट बी अंडरमाइंड, और उसको हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, और हमारे वजारत ख़ारजा को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको करना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेट। सर, इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में जो मवेशी मंडियां हैं और जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये फ़ैसला ठीक है या नहीं? नहीं तो फिर इज्तिहाद करा के कुर्बानी पे भी पाबंदी लगाई देना एक दफ़ा, क्योंकि ये कुर्बानी हम तो बता रहे हैं लोगों को, ये सुन्नत इब्राहीम है, ये फ़र्ज़ नहीं है हर एक के ऊपर। जिस तरह हमने बेचारों ने सब ने अपने ऊपर किया हुआ है, फ़र्ज़ उसके ऊपर है कुर्बानी जो हज कर रहा है, और जो हज नहीं कर रहा वो बेसिकली सुन्नत इब्राहीम को पूरा कर रहा है। सुन्नत का मतलब सुन्नत है, वो फ़र्ज़ नहीं है। और आप समझें कि ये सदका कह लें, इसको सुन्नत कह लें, जो है तो सुन्नत ना बेसिकली, तो इसको उसी तरह से लेना चाहिए। और एक साल अगर कुर्बानी नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें इसको कोविड-19 को बचाना है, और इसकी मवेशी मंडियाँ जो हैं उससे जो प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं पोटेंशली, वो भी हमें पता है। कल भी अब 41 अमवात हुई हैं कोविड-19 से, वो अभी कम लग रही हैं बहुत, लेकिन ज़ीरो होनी चाहिए ना, हमें ख़त्म करना चाहिए ना अब कोविड को, और आगे निकलना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन जो है उसके नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं और वो जल्द आने की उसकी उम्मीद है, लेकिन जबकि रूस ने भी कहा है कि वो इस साल जो है वैक्सीन निकाल लेगी और अपने गैर मुल्की पार्टनर्स के साथ 20 करोड़ डोजेस बनाने का उसने वादा किया है। तो कौन लग रहा है आपको पहले पता नहीं कौन पहले करता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कोविड-19 जो है ना, इसकी कोई पेनिसिलिन की तरह की तो वैक्सीन बड़ा मुश्किल है। पेनिसिलिन वॉज अ वंडर ड्रग, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कितनी वंडर ड्रग्स और आई हैं। अभी कई ऐसे फ्लूज़ हैं, जैसे सार्स है, जैसे एबोला है, और हैं, उनके तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई। HIV का कोई वैक्सीन नहीं आया, हालांकि कितने सालों से चल रहा है। मेरा ख्याल है 22-23 साल का था जब पहली बारी HIV और एड्स जो था वो सामने आना शुरू हुआ था, तो अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं आया। सो ये वैक्सीन आने में, इसके क्लेम्स होने में और इसकी इफ़ादियत होने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यूजुअली हमने देखा है, जो मेडिकल साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि वैक्सीन 3rd जनरेशन जो है वो आके कारआमद होती है। 1st जनरेशन वैक्सीन जो है ना, वो एक वाइड एक्सपेरिमेंट होता है। तो जब वो 3rd जनरेशन तक आएंगे और वो कारआमद होगी, और फिर वो कितने में दस्तयाब होती है गरीब ममालिक को, यानी पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ लोग हैं तो कैसे वो 2000 रुपये की वैक्सीन जो है वो करवा सकते हैं। तो आई होप इसकी दवाइयाँ बन जाएं, जैसे कफ सिरप होता है, ये होता है कि उससे क्योर होना, ईज़िली अवेलेबल हो और वो सस्ती भी हो लोगों के लिए। वरना हर हुकूमत के ऊपर बड़ा पोटेंशली एक मसला बन जाएगा कि कितने की सिर्फ वैक्सीन इंपोर्ट करने पे लगा दे, प्रेशर भी आ जाएगा। तो अच्छा है ना, अगर ज़्यादा मुल्क बना लेते हैं तो फिर उसकी प्राइस रिड्यूस होगी मार्केट कंपटीशन में। बिल्कुल सही है। PTA ने जो है PUBG के बाद अब बीगो लाइव एक ऐप है और टिकटॉक को भी वार्निंग दे दी है बैन करने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये ऐप्स जो हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हिट भी हैं और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बैन हो रही है? PTA के जो DG है ना या चेयरमैन है, मेरा ख्याल है उनको खेलनी नहीं आती कोई गेम, या उनको पता नहीं है ये ऐप्स क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। इस वक्त हम हर चीज़ को बंद करने पे लग जाते हैं, हम उस चीज़ को सेफ़ नहीं कर सकते, हम उसको बेहतर नहीं कर सकते। PTA ने ख़ुद तो आज तक कोई ऐप बनाई नहीं है, मुझे नहीं पता इनकी अपनी भी ऐप है कि नहीं अपने इदारे के बारे में, मुझे नहीं पता। दूसरों को बंद करने की धमकियां देते रहते हैं, जबकि आपकी यूथ जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसको अगर आप सही तरह चैनलाइज करती हैं तो यूथ को बड़ी अच्छी तरह आप एजुकेट भी कर सकती हैं, मैसेजेस भी दे सकते हैं। गेमिंग वगैरह जो होती है इसमें कोई इश्यूज़ इतने नहीं होने चाहिए। मैंने खुद PUBG के ख़िलाफ़ तो बोला है, लेकिन मेरे अपने बच्चे मुझे कहते हैं कि गलत बोला है। वो कहते हैं जी हमने खेली है PUBG और हम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खेलते। अब जो सुसाइड्स हुई हैं वो उसकी वजूहात कुछ और थी उन बच्चों की, उनके पहले से प्रॉब्लम चल रहे थे, एग्ज़ाम में फेलियर्स थे, व्हाटएवर। इसमें ये भी एक राय दी जाती है कि सुसाइड्स तो और रेशोज़ भी होती है, लोग प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर से भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो पढ़ाई तो बैन नहीं कर सकते। वैसे अगर मैं होता आजकल के ज़माने का स्टूडेंट तो मैं तो
भाग जाता कहीं पढ़ाई से। ये जिस तरह की बेतुकी पढ़ाई हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लोडर के हिसाब से हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि कितने किलो वज़न उठा लें वो किताबों का। लेकिन यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐप्स बैन होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऐप्स तो और आती रहेंगी। आप उनको यूज़ करें, उनको अपने लिए सेफ करें। आप कैसे वो करते हैं वो लाए अमल तैयार करें। बैन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और अगर हम बैन करते हैं, इनमें कई तो चाइनीज़ ऐप्स हैं, तो हम वो काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने किया, या हम अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। तो यार अगर अमेरिका के कहने भी कर रहे हैं तो पहले कुछ ले तो लेना, कर्ज़ ही माफ़ करा लें अपने कम अज़ कम। हम क्यों अपने एक दूसरे दोस्त की ऐप्स जो हैं उसको बंद करें। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया आज। इसके बारे में आप अल्लाह क्या करे कि कहेंगे? ये ख़त्म कर दे बिल्कुल और इनको फांसी हो, क्योंकि हमने देखा ये है कि दहशतगर्द जो होते हैं ना, हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है ना वो कमज़ोर है कि दहशतगर्द के सामने खड़े होकर कोई गवाही नहीं दे सकता कि आप फ़र्ज़ करें आपको कहा जाए कि आपने देखा था इसको कत्ल करते हुए, अब वो अलकायदा का आदमी आपके सामने खड़ा है, उसके पीछे हारी वारी आपके सामने खड़े हैं, आपके घर में थ्रेट्स हैं, ये हैं वो हैं, आप कैसे गवाहियाँ देंगी? तो ये लॉ ऑफ एविडेंस जब तक रिविजिट नहीं होता ना, हमने देखा था कि कुछ साल पहले 3000 करीब दहशतगर्द पकड़े गए थे, उनमें से 2200 तो अदालतों के ज़रिए छूट गए, ऐसे छूट गए कि उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती थी। तो अब ये अदालतों को ज़रा एक स्टैंड लेना पड़ेगा और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को लॉ ऑफ द लैंड जो है, ये शहादत का जो कानून है, इसको अब रिविज़िट करना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दों के लिए अलग अदालतें बनाएं, उनके कवानीन में तरामीम हो और उनके लिए गवाही जो है वो एनोनिमसली दूसरे कमरे में बैठ के भी दी जा सके या दूसरी जगह पे दी जा सके, ताकि विटनेस प्रोटेक्शन भी हो उसमें। तो वो जब तक नहीं होती, दहशतगर्द निकलते रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का इस सज़ा को, इस रिलीफ को मुअत्तल करने का। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट में हमारे पास जो है सदर ट्रंप का एक सर्वे हुआ है अमेरिका में, जिससे पता चला है कि सदर ट्रंप की जो मकबूलियत है वो कम हो गई है और 51% जो वोटर्स हैं वो जो बाइडन के हक़ में हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि मैं नहीं मानता इसको। अच्छा। उसकी वजह ये है कि ये जो इस तरह के सर्वेज हैं ना, ये हफ्ते में 2 दफ़ा होंगे और ये ऑसिलेट होंगे। नवंबर तक आप देखिएगा ये सर्वेस कुछ दे रहे होंगे। असल सर्वे होगा जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी दोनों के दरमियान, उसके आउटकम के ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर जो सर्वे होगा ना वो पहला होगा। उसके बाद पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये किस करवट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है और बाइडन को नॉमिनेट होना है। अभी उनको डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऑफिशियली, मुझे नहीं पता, नॉमिनेट कर दिया कि नहीं किया। कर दिया जो बाइडन को कर दिया। तो अभी इट्स अ बिट अर्ली। लेकिन अभी उन्होंने अपने नायब सदर की सीट के लिए करना है सिलेक्ट, वो अगस्त में करेंगे अनाउंस। अब वो देखे ना, अभी तो वो उनकी अपनी वर्किंग ही पूरी नहीं है। बिल्कुल। जब उनकी वर्किंग ही पूरी नहीं है, 51% पे अगर यहाँ पे उनको मिल रही है और नायब सदर अगर लोगों की मर्जी का है तो 75% हो जाएगी अगस्त में। नवंबर में इलेक्शन होना है, इतनी जल्दी नहीं होती है। ये सर्वेज होंगे अभी और मतलब अभी टाइम है। आई थिंक बहुत टाइम है। आई थिंक इट्स टू प्रीमेच्योर टू से कि बाइडन 51% पे, बाइडन 41 पे भी होते हैं तो मैं समझता ही शुड हैव बीन एक्सट्रीमली हैप्पी। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।